हेलो बच्चों। तो पहचाना मुझे? नहीं पहचाना तो बता देते हैं। आज से करोड़ों साल पहले एक था थारा भाई जोगिंदर, और हम हैं थारा भाई जितेंद्र। का समझे? जोक था, जोक। तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे थे ना बच्चों में आप लोगों का, ठीक है ना? मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको आई थिंक वर्डन बाय ग्रेविटी पढ़ाया हुआ था लास्ट क्लास में, और उसके हिसाब से मैं आपको समझाया था कि एक अलग तरीके का फोर्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज, है ना? ये पिछले क्लास में हुआ था, पिछले लेक्चर में एक्चुअली। एंड उसमें मैंने पढ़ाया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट, और राउंड ट्रिप में कितना वर्क करता है, जीरो। और ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, बीच के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और किसी भी प्रकार का एक सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना? तो अब चलो मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। आपको मैं बताता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है? देखो, तो मान लो ये कोई ब्लॉक है और ये चल रहा है, ठीक है ना? तो अगर ये चल रहा होगा तो इस पे याद है काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। इस पे क्या लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक ना? तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा बच्चों, वो कहाँ लगता है? मान लो इस तरफ मूव कर रहा है तो अपोजिट में लगेगा ना। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है? तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात अगर करें हम लोग, ठीक है, तो ये आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला क्या था, म्यू के एन था। ओके बच्चों, जहां कि आपको याद होना चाहिए नॉर्मल ऊपर होता है, नीचे एम जी होता है, और एन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एम जी लिखते हैं ना जी बच्चों, ठीक है? तो बच्चों ये आ जाएगा म्यू के इंटू एम जी। ये हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है एस, और देखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। ये इधर है, ये इधर है, ठीक है ना? तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, माइनस म्यू एम जी इंटू एस, नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत? अब देखो बता रहा हूं एक एग्जांपल, जिसमें करना क्या है कि हमें ए से कहाँ जाना है, बी, ठीक है, और फिर बी से कहाँ जाना है, सी। तो ए से बी का डिस्टेंस है 3 मीटर, और बी से सी का है 4 मीटर, ठीक है ना? तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू 3। पहले यहां से यहां जाएंगे तब, ठीक है ना? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ये पूरा कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है। फिर जब बी से सी जाओगे तो आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू 4, यानी कि माइनस म्यू एम जी इंटू 7। इतना चल रही है, ठीक है? मान लो यही काम डायरेक्ट करते तो ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किए ना, वो किए ऐसे, ए से कहाँ गए बी, अब बी से कहाँ गए सी पे। अब डायरेक्ट जाओ ए से सी, है ना? डायरेक्ट चले जाओ जी बच्चों, कहाँ, ए से सी, एकदम डायरेक्ट। तब क्या होगा बच्चों, तब ये होगा माइनस म्यू एम जी इंटू 5, ठीक है? तो अब देखो इनिशियल पॉइंट ए है, अब फाइनल पॉइंट सी है। एक बार गए ए से सी, एक बार गए बी से सी,
ठीक है। तो देखो दोनों वर्क डन अलग अलग आ गया ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव का उल्टा। ऐसे फोर्सेज को बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ। जबकि मैं ग्रेविटी वाला पढ़ाया था ना आपको, उसमें मैं क्या पढ़ाया था कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसका एग्जांपल हम पहले ही आपको दे दिए हैं, नोट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बताते हैं आपको। तो हम गए थे ए से बी और बी से सी। तो हमने देखा कि अगर हम वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें ए से बी और बी से सी जाने में, तो ये आ रहा था माइनस म्यू एम जी इंटू 7, क्योंकि ये क्या था बच्चों 3 मीटर और ये क्या था जी 4 मीटर, और ये डायरेक्ट गया तो 5 मीटर। और वर्क डन बाय यही सेम फ्रिक्शन अगर हम निकाले ए से सी के लिए, ये आ गया माइनस म्यू एम जी इंटू 5। तो मैंने बोला कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। एक चीज और सीखते हैं इसमें हम लोग। मान लो अगर हम वर्क डन निकालें कि ए से बी जाते हैं, बी से सी जाते हैं और सी से वापस ए पे लौट आते हैं वापस, ठीक है ना। मैं डायग्राम बना देता हूं, लो ऐसे गए और फिर लौट के आ गए। तो इसमें कितना वर्डन होगा, तो इसमें वर्डन बाय फ्रिक्शन होगा, पूरा लिख दे रहा हूं, ए से बी सी या फिर ए, माइनस पार्ट बाय पार्ट निकाल लो। पहले कितना जाएगा 3, फिर 4 और फिर 5, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा क्या करता है, मोशन के अवॉइड करते रहता है। तो ये कितना आ गया -12 म्यू इंटू एम जी। क्या ये जीरो आया, नहीं आया। तो एक तो कि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा था, पाथ पे, और दूसरा कि राउंड ट्रिप में जीरो वर्क नहीं आया, ठीक है ना। पहला चीज हमने क्या देखा था, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, एक ऑब्जर्वेशन देखा था हमने। दूसरा क्या दिखा हमने कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब यहां से हम आपको बता देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वही होते हैं जो इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों कौन कौन, एक तो होता है फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का मतलब होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस। तो किसी भी तरीके का फ्रिक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक। अब हम नया कुछ ना बताने वाले हैं, यही 2 पॉइंट बाद दोबारा लिख देंगे। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे, और राउंड ट्रिप में जीरो वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। तो फोर्सेज वर्क डन बाय विच depends on path and in closed path
क्लोज पाथ या राउंड ट्रिप वर्क डन इज नॉट जीरो। जबकि कंजर्वेटिव वाला जो आपको हम पढ़ाए हैं, देखिए उसका जस्ट ही उल्टा है, एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, आपको हम वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन तो बता दिए, अब आपको वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन भी बता देते हैं। देखिए, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो पीछे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कब? जब आप एक फोर्स लगाते हो, ठीक है ना, तब ना ऐसा होता है। तो इसमें होगा क्या कि चलता है क्या, याद होगा स्टैटिक फ्रिक्शन में चलवे नहीं करता है। तो नहीं चलता है तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंटे नहीं है तो कहाँ से कुछ होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हम दे दिए जब ये नहीं चल रहा है तब। ठीक है, ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? सिंगल ब्लॉक सिस्टम। मान लो यही क्या रहता, डबल ब्लॉक सिस्टम रहता। ठीक है, मान लो डबल ब्लॉक सिस्टम है ऐसे, और मान लो कि ये नीचे का जो सरफेस है ना, मान लो कि ये स्मूथ है। देखिए, एग्जाम्पल्स हजारों करोड़ों हो सकते हैं, ये तो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है ना। तो मान लो क्या हो रहा है कि ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जब ये आगे मूव कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। और इस पर यही वाला फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? आगे। ठीक है ना। मान लो इसका नाम 1 है, इसका नाम है 2। तो ध्यान से देखो, चलेगा ये भी आगे ही चलेगा। ब्लॉक 2 भी कहाँ चलेगा? आगे। ब्लॉक 1 भी कहाँ चलेगा? आगे। लेकिन ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। और ब्लॉक 2 पे कहाँ लग रहा है? आगे। ठीक है। अब मान लो वर्क डन हमको निकालना है ब्लॉक 2 पे स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो इसमें फ्रिक्शन भी आगे लगेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी है, डी आई इंटू क्या आ जाएगा? कॉस 0 आ जाएगा। अब जैसे 1 पे निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये आ जाएगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस पाई आ जाएगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये आगे। आप चाहो तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि 2 का डिस्प्लेसमेंट d2 है और मान लो कि 1 का डिस्प्लेसमेंट d1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 कर लो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 1 कर लो, कोई दिक्कत। तो चाहे मैं करोड़ों एग्जाम्पल दे दूं, मैं कर क्या रहा हूँ बार बार एक ही काम। वर्क डन का जो फार्मूला था ना, Fs cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बस उसी को अप्लाई कर रहे हैं। उसका हम हजारों एग्जाम्पल दे दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो। अब आपको चलो बता देते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल। मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है। मान लो नीचे क्या है? mg है। अब मान लो पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि चल रहा है ना। तो
तो चलेगा तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हम तो वो चारों का वर्णन बता दे रहे हैं, नॉर्मल का ही खाली का है सीखोगे, सब सीख लो। देखो वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90 लड्डू। वर्डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90 लड्डू। वर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos पाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स पीछे लग रहा है। इसका फॉर्मूला भी डिस्कस हम कर दिए थे, ठीक है ना। तो नॉर्मल का ही बताना था, बाकी का भी बता दिए, ठीक है ना। ये तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है, जैसे मान लो इंक्लाइन प्लेन है, तब भी बात को समझना। ये मान लो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, mg, ठीक है। मान लो ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा। ये कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। इधर क्या आ जाएगा, mg का साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसका भी देखो, सबका बता देते हैं। वर्डन बाय नॉर्मल अगर करोगे फिर से आ जाएगा नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90 अगेन जीरो, ठीक है। वर्डन बाय अगर फ्रिक्शन कहोगे तो ये आ जाएगा अगेन cos पाई ही बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना, n बराबर क्या है, mg cos थीटा। इसमें n बराबर क्या था, mg। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पर जी बच्चों n बराबर mg cos थीटा लिखिएगा, तो यह आ जाएगा जी म्यू के इंटू mg cos थीटा, है ना, इंटू जी डिस्प्लेसमेंट इंटू cos पाई। ये आ जाएगा वर्डन बाई फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन हमेशा निगेटिव रहता है, हमेशा, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का बताया तो कुछ भी हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, ठीक है। अब देखो वर्डन अगर हम mg cos थीटा का निकालें, mg cos थीटा का वर्डन अगर निकालें तो देखो mg cos थीटा जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे है, देखो दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट से कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो इसका कोनो वर्क नहीं आने वाला। वर्डन अगर हम mg sin थीटा का निकालते हैं, ठीक है, तो इसका 0 डिग्री पे एंगल पे जा रहा है, देख लो इसमें एंगल क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो ये आ जाएगा mg sin थीटा इंटू एस इंटू कॉस 0। फिर वही बात है, करोड़ों एग्जाम्पल ले लो हमसे, फार्मूला तो हम वही यूज कर रहे हैं बार बार, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बार बार वही यूज करेंगे, चाहे कितना भी एग्जाम्पल ले लो हमसे, ठीक है ना। चलो खैर नोट कर लो। और एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मल के वर्डन का। मान लो ऐसा कोई पाथ है, सर्कल भी हो सकता है, तो नॉर्मल जो है ना, वो ध्यान रखना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, चाहे कहीं भी ले लो। नॉर्मल हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर। तो वर्डन बाय नॉर्मल कभी भी क्या कर लेना, ऐसे कंडीशंस में जब डिस्प्लेसमेंट की क्या रहे, परपेंडिकुलर, तो जीरो ही होगा। पूरा अगर सर्कल भी रहे तब भी डिस्प्लेसमेंट का क्या ही रहेगा, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी वर्डन बाय नॉर्मल कितना होगा, जीरो। ये तो पहले ही बता चुके हैं। वर्डन बाय टेंशन याद है, सर्कल के केस में ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये टेंशन, तो वर्डन बाय टेंशन कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो दो ब्लॉक है,
एक दूसरे से ऐसे रोप से बंधा हुआ है, इस रोप में टेंशन है टी, और ये आगे की तरफ चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही होगा क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है ना, ठीक है। तो इस पे अगर वर्डन निकालें, वर्डन ऑन 1 दिया जाएगा -t इंटू एस, क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे। और 2 वाले पे निकालेंगे तो इस पे फोर्स आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हो रहा है, तो बस ये आ जाएगा, ठीक है। यही चीज इसमें भी हो सकता था। मान लो 2 ब्लॉक है, ठीक है, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, और ये दोनों चल रहा है, 1 चलेगा 2 चलेगा, दोनों चलेगा बराबर है, आगे की तरफ दोनों मूव करेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। 1 वाला इसको धक्का मारेगा और 2 वाला इसको पीछे धक्का मारेगा, है ना। ये भी नॉर्मल रिएक्शन है एक तरीके का। तो 1 पर अगर बात करें तो 1 पे नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? लेफ्ट में, तो इसमें बटन आ जाएगा -n इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos 180। सेकेंड वाले ब्लॉक पर अगर चेक करो तो उस पर नॉर्मल राइट साइड में लग रहा है, तो नॉर्मल राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में, और एंगल cos 0, तो बटन क्या आ जाएगा? n इंटू एस, ठीक है। फिर वही बात है, ले लो करो रे एग्जाम्पल, क्या फर्क पड़ता है, फार्मूला बार बार वही लगा रहे हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू cos 90, ठीक है ना।